हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड फिजिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, उस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ। ख़ास तौर से अगर आप यूपी बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बेहद महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे 40 क्वेश्चंस के बीएससी नर्सिंग के। बिल्कुल पेपर जैसा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी छपेगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो दोस्तों, और इसके लिए पीडीएफ का लिंक जो है वो मैं दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो। समय नहीं ख़राब करेंगे आपका, डायरेक्ट से करता हूँ क्लास को स्टार्ट। तो दोस्तों, थोड़ी सी बात और बच गई है। हम लोग 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लगातार से आपको प्रैक्टिस इसी चैनल पर करवाई जा रही है। इवनिंग में वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखें। जो क्वेश्चन बताऊंगा एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेगा, या तो थोड़ा बहुत चेंज करके आएगा, लेकिन जितना पढ़ाऊँगा उतने से ही दोस्तों क्वेश्चन आने वाला है एग्ज़ाम में। इस बात से श्योर रहिए आप लोग। दूसरी चीज़, ये जो PDF दिख रही है ना, जो 40 क्वेश्चंस का सेट है, ये मैंने फिजिक्स में भी कराया है, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी, नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी। इंग्लिश अभी नहीं करवाया हूँ। इंग्लिश का एक क्लास लेकर के आऊँगा मैराथन, उसी से सब क्वेश्चन होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने इन सब की एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, उस प्लेलिस्ट से वीडियो देख लेना। सभी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। राइट, अब देखिए, ये प्रैक्टिस सेट तो बोला टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लेकिन आपको अगर जल्दी में तैयारी करना है, मुश्किल से 25 दिन आपके पास बचे हुए हैं। 14 जून को एग्ज़ाम होना है आपका बीएससी नर्सिंग का। तो 25 दिन में कैसे तैयारी कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिल सकता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक नोट्स मैंने क्रिएट किया हुआ है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज यूनिट वाइज क्वेश्चंस है, और आपको पूरा थ्योरी पोर्शन भी मिल जाएगा। और ये नोट्स आप जो है ना, अगर अच्छे से टाइम दे रहे हो, 4 घंटे 5 घंटे दे रहे हो, तो मुश्किल से 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आप नोट्स को कर लोगे। और नोट्स जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अभी ये परचेज कैसे करना वो मैं आपको बता दूँ। सिर्फ और सिर्फ 199 का अमाउंट रखा है, आप इसको पे करके नोट्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़, कहाँ पे कैसे, तो ये देखो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर SMS कर देना यूपी बीएससी नर्सिंग नोट्स लिख करके 9517193475। इस पर SMS कर देना यूपी बीएससी नर्सिंग नोट्स लिख करके। 199 का पेमेंट करेंगे आप लोग। ठीक है, SMS करेंगे तो स्कैनर प्रोवाइड करूँगा, उसके बाद 199 का पेमेंट करेंगे, जिसके बाद मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने क्रिएट किया, उसमें ज्वाइन कर लिया जाएगा, जिसमें कि सभी क्लासेज की नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक, सभी बातों को समझ गए हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट से आंसर करिएगा, कोई टफ़ क्वेश्चन नहीं है और ऐसे ही एग्ज़ाम में आएगा। स्टूडेंट्स एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं, वो गलती ना करें आप। चलिए, एक घन की भुजा 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है, घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में बताइए। कह रहे हैं द साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड 1.2 सेंटीमीटर, टेल द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। राइट, तो बताइएगा, घन का आयतन जो होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ये क्या होता है? तो आप बोलेंगे साइड का क्यूब। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, बोलेंगे आप साइड का क्यूब होता है। चलिए, यही हम रख देते हैं, उसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, साइड का क्यूब हम कर लेते हैं। तो साइड मेरी 1.2 है सेंटीमीटर, इसका मैंने क्यूब कर लिया। इसका क्यूब निकालिएगा तो कितना आएगा, आप क्यूब करके देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट से आंसर लिखता हूँ, 1.728 सेंटीमीटर क्यूब, ये कुछ आंसर आएगा। लेकिन ये भी आपको ऑप्शन में दे देगा बहकाने के लिए, गलत करने के लिए। यहाँ भी दिया 1.72 तक, यहाँ दिया 1.7 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1.72 सेंटीमीटर क्यूब, ये और ये तो सेम हो गए। लेकिन दोस्तों, अभी हो जाएगा गलत आपका अगर 1.72 के साथ जाते हो। तो देखो, क्वेश्चन में कितने डिजिट तक दिया हुआ है, तो 1.2 तक दिया हुआ है। हमको जो सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है वो भी दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक ही बताना है, तब आपका आंसर यहाँ पर सही हो पाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर? मेरा C ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। केल्विन किस राशि का मात्रक है वो बता दो। पूछ रहे केल्विन
केल्विन इज़ द यूनिट ऑफ हिच क्वांटिटी। तो देखो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, हमेशा केल्विन नहीं पूछा जाएगा। केल्विन मैंने दिया हुआ है, एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सभी फंडामेंटल्स जो है उनकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए और सभी फंडामेंटल यूनिट्स की वो नाम जो है वो पता होना चाहिए। तो लेंथ है, लेंथ के लिए मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको बोलते हो कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको मोल कह देते हैं। ठीक है, ये मैंने फंडामेंटल यूनिट्स बताई है। नहीं समझ में आया वीडियो को रिवर्स करें। ओके, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या है? 2 होती है, प्लेन एंगल हमारे और दूसरा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का मेजरमेंट रेडियन में और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन में करते हैं। सभी बातों को समझ गए हैं? अगर केल्विन वाला भी सुने आप अच्छे से गौर से तो बता दे केल्विन किसका होगा। सर ये हो जाएगा टेम्परेचर का, ताप का। आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पर। केल्विन किस राशि का? ठीक है, वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नंबर 4 पे। करे यदि दो बल सदिशों के परिणाम 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन हैं और वे परस्पर लंबवत लगे हैं तो उनके परिणामी बल का परिणाम क्या होगा वो बता दो। इंग्लिश में देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्स वेक्टर्स आर 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द रिजल्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स विल बी। तो कैसे निकालेंगे वो आपको बताना है। इसके लिए क्या होता है वो देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग आंसर करें फटाफट से। सभी को गुड इवनिंग जितने लोग जुड़े हुए हैं। आर स्क्वायर बराबर क्या होता है? फॉर्मूला याद होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। यह फार्मूला होता है, पता होना चाहिए आपको। अब इसमें अगर फार्मूला आपको नहीं पता, मैं कहता हूँ ना फिजिक्स में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो देखो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी को मैंने 6 मान लिया, दिया हुआ ना 6 न्यूटन 8 न्यूटन, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कर लेंगे प्लस 2 6 इंटू 8 ओके प्लस कॉस 90 हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। ऐसा इन्होंने खुद बताया, हम नहीं कर रहे खुद से। अब देखो इसको सॉल्व कर लेना सब कुछ। तो आर की वैल्यू जो निकल के आएगी कुछ इस तरीके में, इधर करोगे अंडर रूट में चला जाएगा, क्या 6 का हो जाएगा 36 और 8 का हो जाएगा 64। दोनों को जोड़ लेना, हो जाएगा 100 और 100 का निकालोगे रूट से तो आ जाएगा 10 न्यूटन। मेरा ठीक आंसर है। किस ऑप्शन में दिख रहा सर? उसी को टिक कर लेते हैं, सी ऑप्शन मेरा ठीक आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। सदिश राशि है, दूरी, चाल, वेग, द्रव्यमान। अभी कुछ लोग बोलेंगे बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन करा रहे, तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? ऐसे ही क्वेश्चन ही आते हैं तो वही करवा रहा हूँ, जो आएगा वही करवाऊँगा आपको। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप जब पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेना 40 क्वेश्चंस का, फिर हमको बताएं स्कोर क्या रहा। ठीक है, क्योंकि पेपर तो ऐसे ही आएगा, वहाँ टाइम कितना बचा ले तो फिजिक्स के लिए इस पर डिपेंड करेगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। सदिश क्या होती है? जिसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सभी को पता होगा। और अदिश जो होती है ये मतलब स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ परिमाण होती है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, फिलहाल में इस क्वेश्चन में बताएं सदिश कैसी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी इज मतलब वेक्टर कौन सा है इसमें? तो सर मेरा वेग हो जाता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। किन भौतिक राशियों के समान विमाएँ सूत्र नहीं है? कह रहे हैं कि किनका डायमेंशंस सेम नहीं है, तो सभी का सेम है। ठीक है, अब कोई दो ऐसे हैं, मतलब कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि दोनों यूनिट जो दी गई हैं, हमको जो दोनों चीज़ें दी गई हैं उसमें से उनका डायमेंशन सेम नहीं है। तो हम पहला देखते हैं। चलो, बल और दाब मतलब फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स का निकाल लो, डायमेंशन निकालने तो आता होगा, याद होना चाहिए। वैसे इतना टाइम नहीं होगा एग्ज़ाम में आपके पास, कोई बात नहीं आता तो करके चले, जो आता है उसमें से गलत मत करें। ठीक है, क्या निकल के आ गया मेरा? आप बोलेंगे MLT-2 फोर्स का हो जाता है। चलिए, अभी प्रेशर का बोल दिया हमसे। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मैंने भी ऊपर निकाला हुआ है MLT-2। चलो, MLT-2 अपॉन में एरिया कर देना L स्क्वायर। तो
ये L ऊपर चला जाएगा तो मेरा निकल के क्या आएगा, ML-1 T-2। दोनों डिफरेंट हो गए सर, दोनों डिफरेंट हो गए। पहला ही ऑप्शन मेरा ठीक है, बाकी आप मैच करा के देख लेना, ये सभी सिमिलर आएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। कह रहे हैं कि 1 सेकेंड, चलो कह रहे हैं 0.00542 का कोटिमान बता दो। दी ऑर्डर स्केल ऑफ 0.00542, इसमें बता दो क्या होगा कोटिमान इसका। तो कैसे निकालते हैं वो आपको बताना है। अगर मैं इसको लिख दूँ 0.00542, ठीक है, इसको मैंने लिखा 0.00542। अगर मैं कुछ ऐसा लिखना चाहूँ 5.42, सिर्फ डिजिट से लिखना स्टार्ट करते, फिर क्या करेंगे 10 टू पावर उसके पहले की डिजिट लिख लेंगे, जो कुछ भी होगा दशमलव हटाने तक। तो मैं यहाँ पावर -3 कर सकता हूँ ना जी, कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ कोटिमान तो ऐसा लिखेंगे 5.42 इंटू 10 पावर -3 तक करेंगे। लेकिन ये कोटिमान जो है वो 10 की पावर में लिखी जाती है और 10 की पावर -3 तो है ही नहीं किधर। तो क्या करना, अब देखो ये जो इसकी वैल्यू है, छोटा सा पॉइंट आपको पढ़ाया होगा फिजिक्स वाले सर ने जब आप क्लास 12th में थे, तो क्या बताया था मैं वो बताता हूँ। आप तो भूल चुके हो, आपको नहीं याद है, तभी तो मुझे बताने की ज़रूरत हो रही है। अब देखो 5 क्या हो गया, 5.42 जो मेरा आंसर आया था और 10 टू पावर -3 आया था। कुछ ये कंडीशन बन रही क्या, ठीक है। अब देखो मतलब ये वैल्यू √10 से ज़्यादा है, √10 से ज़्यादा होता तो हम एक पावर में और ऐड कर देते हैं बराबर 316, ठीक है। ऐसा कुछ होना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो हम पावर में एक ऐड करेंगे। सर पावर मेरा आया था 10 टू पावर -3 +1 कर दो ना, मैंने बोला पावर में एक और ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो पावर -2 हो जाएगी, 10 की पावर -2, डी ऑप्शन ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। चाल समय ग्राफ के ढलान से ज्ञात करते, क्या करते वो बता दो। वी कैन डिटरमाइन फ्रॉम द स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ। चलिए तो दोस्तों इससे हम क्या करते हैं, पिंड का एसिलरेशन ऑफ द बॉडी निकालते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी इंजन की सामर्थ्य एक अश्व शक्ति है, उसका तात्पर्य है द पावर ऑफ एन इंजन इज 1 हॉर्स पावर, इट मीन्स। चलो ये क्या होती है, हाउ देखो पहले P बराबर क्या होता है, W/T होता है ना, यूनिट बोल दो जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड में जो आ रहा है आंसर उसी को क्लिक कर दो। इधर पे देखो न्यूटन सिर्फ आ रहा है, इधर जूल प्रति सेकंड है, मैं दिखाता हूँ ऐसे, इधर न्यूटन है, इधर जूल प्रति सेकंड, इधर जूल है। आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सोचना नहीं, मैंने एलिमिनेट मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। बी ऑप्शन मेरा ठीक आंसर है। बढ़ जाते अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। चलिए कह रहे हैं यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स देन इट्स मोमेंटम विल बिकम, क्या हो जाएगा वो बता दो। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है तुम्हारी, वो पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv² होती है ना, और P क्या होता है, मोमेंटम मेरा संवेग जिसको बोल रहे हैं, P बराबर होता है mv। तो दोनों को बराबर करके देखते हैं इस कंडीशन में, तो बराबर करके देखना आप, तो K = आ जाएगा 1/2m, इधर हो जाएगा mv²। फिर इधर सॉल्व करोगे थोड़ा सा और आगे 1/2m, इधर हो जाएगा p², ठीक है। तो फिर क्या निकल के आएगा, P की वैल्यू जो मैं बात करूँ, संवेग ही तो पूछा जा रहा है, संवेग क्या हो जाएगा। तो देखो ये पहले रिलेशन होता है √2m के, मैंने ये रिलेशन निकाला। अब उसके बाद कह रहे कि काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना कर दो, कह रहे काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना कर लो। तो हम पहले 1 मिनट, P बराबर क्या निकाले हुए हैं, √2m के, कह रहे काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना कर दो। तो जो मेरी P' निकल करके आ रही वो क्या हो जाएगी सर, चलो 2m था मेरा, 2m रख लिया, K को कह रहे 4K कर दो,
4 गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2p के बराबर हो जाएगी। बात समझ में आ रही क्या? 2p के बराबर हो रही है, बी ऑप्शन मेरा ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऊर्जा का मात्रक क्या नहीं है वो बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो देखो W बराबर होता है मेरा F इंटू डी। यूनिट की बात करूँ तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। और ये मेगावाट किसकी यूनिट है? न्यूटन मीटर इसकी यूनिट आ गई निकल के ना। और ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, सभी को पता है, कुछ बताने जैसा है नहीं इसमें। मेगावाट किसकी यूनिट है? तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट। पावर की यूनिट वाट होती है ना, मेगावाट उसी से आया है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। और सर 1 किलोवाट घंटा ये क्या होती है? इसकी तो वैल्यू भी मैंने बता रखी है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, फिर से नोट डाउन करिएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.6 इंटू 10⁹ जूल, माइनस नहीं देख लेना, 9 जूल, ठीक है। अब ये जूल में ही आ गया, तो ये भी एनर्जी का हो गया, ये भी एनर्जी का हो गया, ये भी हो गया, ये नहीं हुआ सर, ये तो पावर का है। चलो सी ऑप्शन मेरा ठीक आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। कह रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है क्योंकि द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज मिनिमम एट द इक्वेटर्स बिकॉज। चलो कहाँ पे होती है ज़्यादा वो बता दो। क्वेश्चन नंबर 12 में तो जो पृथ्वी की घूर्णन होती है ना, घूर्णन की रेखीय चाल, वो भूमध्य रेखा पर इक्वेटर्स पर अधिक होती है, जिसी के चलते ग्रेविटेशनल जो होता है एक्सीलरेशन वो अधिक हो जाता है। बात समझ में आ रही क्या? सी ऑप्शन ठीक आंसर है। इंग्लिश में देख लो उस चीज़ को, ये चीज़ें तो काफ़ी टाइम से, अरे क्या मैं टिक कर रहा हूँ कब से। द लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर, सभी को पता होगा। और सी ऑप्शन, यही ऑप्शन मेरा ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक का मात्रक बता दो। द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ पता है आपको? क्योंकि यही पूछी जा सकती, कैपिटल जी की वैल्यू बता दो, तो पूछी गई एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने पहले यही बता दिया आपको। और यूनिट तो यहाँ से निकल करके आ गया तुम्हारा। जब मैंने आपसे बोला कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मात्रक बता दो, तो मैंने यूनिट के साथ बता दिया। यूनिट भी पूछी जा सकती है, मात्रक भी पूछा जा सकता है। मात्रक बोले तो ये मैंने लिख दिया है, वैल्यू भी आप याद रखेंगे। बी ऑप्शन मेरा क्या, एक मिनट यहाँ किलोग्राम तक था, हमको ये सही करना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। लेकिन हमेशा ज़रूरी थोड़ी ना है यही पूछा जाएगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पूछा जा सकता है, स्मॉल जी जिसको बोलते हो। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो फिलहाल में जो क्वेश्चन है उसकी कंडीशन में मेरा डी ऑप्शन ठीक आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग का मान बता दो कितना होता है। चलो, पलायन वेग जिसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं आप लोग, एस्केप वेलोसिटी भी बोलते हैं, ये क्या होती है पहले तो वो समझ लो। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर हम लोग फेंक देते हैं ना, तो वो वापस पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में नहीं आता है, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और वापस पृथ्वी पर नहीं लौटता है। रिपीट इट, मतलब फिर से मैं रिपीट करता हूँ, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से पार हो जाता है और वापस ना आए, इसको हम पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी कह देते हैं। इसकी वैल्यू अलग अलग है दोस्तों, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में सब मिसप्रिंट है, इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, क्वेश्चन में सब कुछ मिसप्रिंट है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको क्या होती है। इसको हम VE से डिनोट करते हैं। वैल्यू जो दिया हुआ है 11.665 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये इसकी वैल्यू होती है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये इसकी वैल्यू है 11.665 किलोमीटर पर सेकंड, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव होती क्या आखिर में? पहली चीज़ तो यही पूछी जा सकती है। अब ज़रूरी थोड़ी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यही आ जाए, लेकिन जितना कराऊँगा उसी से आएगा, इस बात से आप श्योर रहे बिल्कुल भी। ठीक है, चलो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं पहले ये बता दो। तो देखो, अ वेव दैट वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन दैट इट इज़ मूविंग, वह लहर जो अपनी गति की दिशा में कंपन करती हो उनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कह देते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कह देते हैं। लेकिन ये भी हमेशा नहीं पूछा जाएगा। आपसे अनुप्रस्थ तरंग बोले तो ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो देखिए ये क्या होता है, अ वेव दैट वाइब्रेट्स एन एट एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द डायरेक्शन दैट इट इज़ मूविंग। यहाँ 90 डिग्री का एंगल जनरेट होता है, क्रिएट होता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ट्रांसवर्स वेव। लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो एग्जाम्पल से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखो पहली चीज़, वायु जो दिया हुआ है साउंड वेव्स इन एयर, मतलब वायु में ध्वनि तरंगे जो हैं यही दोस्तों आपकी लॉन्गिट्यूडनल्स वेव हैं। लेकिन ट्रांसवर्स वेव की कुछ एग्जांपल्स आपको मैं बताता हूँ, वो ध्यान दीजिएगा। ट्रांसवर्स वेव बोले तो अनुप्रस्थ तरंग, पेन पेपर लेकर के बैठे, जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ सुनते नहीं जाए, क्योंकि फिजिक्स सुनने से नहीं आती। हमेशा ये क्वेश्चन आएंगे और हमेशा कोई आपको समझाने के लिए नहीं रहेगा कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है। तो चलो ट्रांसवर्स वेव जो है इनका देख लो क्या एग्जाम्पल। सरफेस ऑफ वाटर जो होती है वो होते हैं गिटार होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोले तो माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सभी क्या हैं, तो आप बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव हैं। फिलहाल में यहाँ में मेरा फर्स्ट ऑप्शन ठीक आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है, मतलब वो कब रिपीट कर रही है एक बार, तो पता है ना 1 से लेकर के 12 तक होती है। अरे 24 घंटे की होगी तो 24 मान लेंगे क्या, 12 हमारे यहाँ होती है, हम 12 मान के देखते, 24 भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 12 घंटे में वापस से रिपीट करती है एक दूसरे को। ठीक है, अभी कुछ लोग बिना सोचे समझे 24 आवर्स क्लिक कर दिए होंगे, 24 आवर्स नहीं है दोस्तों, ये 12 घंटे में फिर से रिपीट करती है, 12 आवर्स इसका ठीक आंसर हो जाएगा। बढ़ जाते अपने अगले क्वेश्चन पर, नंबर 17 में दोलन करती किसी वस्तु की आवृत्ति 5 प्रति सेकंड है, उसका आवर्तकाल क्या होगा ये बता दो, हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। इंग्लिश में देखेंगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट इज 5 पर सेकेंड, द पीरियड विल बी, क्या होगा आवर्तकाल वो बता दो। तो देखो दोस्तों सिंपल सा फार्मूला है इसका, आवर्तकाल क्या होता है वो देखो, आवर्तकाल ये क्या हो जाती है, 1 आवृत्ति 1 फ्रीक्वेंसी, ये हमारा आवर्तकाल हो जाता है। चलो रख देते हैं, 1 रख दिया, फ्रीक्वेंसी मुझको बता रहे 5 है, सॉल्व कर लेना इसको, 0.2 सेकेंड आंसर आ जाएगा, 0.2 सेकेंड, ए ऑप्शन ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, कौन बदलता है, तो माइक्रोफोन इसमें से बदलता है, बाकी का एग्जाम्पल्स तुम देख लो कौन किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम मिश्रण का ताप केल्विन पैमाने पर 240 केल्विन है, इसका ताप सेल्सियस पैमाने पर बता दो क्या होगा। द टेम्परेचर ऑफ आइस मिक्सचर इज 240 केल्विन ऑन केल्विन स्केल, इट्स टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल विल बी। आप लोग आंसर करें, थोड़ा सा पानी पीता हूँ मैं। चलो दोस्तों बताइएगा क्या कुछ आंसर किया आप लोगों ने। थोड़ा सा एक रिलेशन है दोस्तों, उसको ध्यान दीजिएगा, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट में पूछा, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ लिख दिया मैंने, डिग्री सेल्सियस बाई 100 इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस
32/180। बाद में तुम सॉल्व कर लेना इसको। केल्विन माइनस 270 डिग्री, 273 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 3 है। टू 73 डिग्री, सॉरी डिग्री भी नहीं है, ओके, बाई 100। ये फार्मूला याद रखना, या तो ऐसा कुछ याद कर लेना। 1 सेकेंड। डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, किसके बराबर होता है? तो आप बोलेंगे 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। अरे आपके बुक में फिजिक्स का सीधे से फार्मूला दिया हुआ है, आप लोग हमसे यहाँ लिखवा रहे हो। ठीक है, याद कर लेना, क्वेश्चन आते हैं इस पे दोस्तों। हर उस टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, आपका नुकसान ना हो ये गारंटी है। चलो ये सभी फार्मूला याद हो गए, तो इसको सॉल्व कर दो आप लोग। क्या होगा, इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। x/5 कर दूँ, बराबर x माइनस 32/9। इसको मैंने सॉल्व कर लिया। आगे से लिखता हूँ अगला स्टेप जो मेरा आया, 9x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 160। सॉल्व करके आप देख लेना, 4x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 160, x की वैल्यू मेरी निकल के आ जाएगी माइनस 40 डिग्री। ठीक है, तो माइनस 40 क्या हो गया, कुछ गलत है क्या? अच्छा, मैं कर क्या रहा हूँ, पढ़ाई एक जगह सॉल्व कर रहा दूसरे में। कोई बात नहीं दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज़ करिए। c बराबर, ये तो सीधे हो जाएगा आपके इस फार्मूला से। केल्विन में रिलेशन बता दो, सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन बता दो। तो देखो 240 केल्विन दिया हुआ है, 240 रख लेना, 270 इधर 273 होता है। माइनस कितना आ गया मेरा, सॉल्व कर लेंगे, माइनस 33 डिग्री सेल्सियस। ये ऑप्शन ठीक है, यहाँ पे देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप जो फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमाने पर बराबर होता है वो बता दो। इसको याद रख लेना। ठीक है, सॉल्व करने जाओगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। -40 डिग्री सेल्सियस ऐसा है जो कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में टेम्परेचर बराबर होता है। डी ऑप्शन ठीक आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, कैसे पहुंचती है वो चीज़ आपसे पूछी जा रही है। तो दोस्तों ये हमको जो होती है ना, रेडिएशन के द्वारा पहुंचती है। रेडिएशन बोले तो विकिरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब देखो हमेशा क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, इस पॉइंट से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अब आप पॉइंट क्लियर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होने वाली। यहाँ पढ़ लो, यहाँ प्रैक्टिस कर लो, कोई मतलब नहीं है अगर एग्ज़ाम में जाके गलत कर दिए। हम कोशिश करेंगे जो हम पढ़ाएं वहाँ से आप गलत नहीं करके आओ। इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, नोट डाउन कर लेना अपने पेपर में, और एक नंबर ना छपे एग्ज़ाम में फिर आके बोलना। कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहेगा। चलो दोस्तों, समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण पर प्रतिबिंब जो है कैसे बनती है वो बता दो। तो देखो आभासी होगा और सीधा होता है, आभासी और सीधा। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ओके, ये समतल दर्पण हो गया। सर अवतल दर्पण का बता दो। कभी समतल आएगा, कभी अवतल आएगा, कभी उत्तल आएगा। अवतल दर्पण का बता दो। तो यहाँ पर इमेज वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है, वर्चुअल एंड रियल इमेज दोनों प्रकार के बनते हैं। लेकिन जब फोर्स और अनंत के बीच में कोई, फोर्स और इन्फिनिटी के बीच में कोई वस्तु होगी तो सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, रियल इमेज बनेगी। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अवतल ये ऐसा है जिसमें वास्तविक आभासी दोनों बनता है। समतल दर्पण में आभासी और सीधा बनता है। तो अगला क्वेश्चन अगर पूछ ले कि उत्तल दर्पण में तुम बता दो, तो उत्तल में क्या बताओगे आप? बोलोगे आभासी होता है, सीधा होता है। ठीक है, ये इसकी कंडीशन हुई। तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखें, कोई भी चीज़ एग्जाम में आ सकती है। आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के चलते, प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। श्वेत प्रकाश में रंग होते, वाइट लाइट
हैज कलर्स, कौन कौन से कलर होते, कितने कलर्स होते वो बता दो। तो सर 7 कलर होते हैं, इसमें कुछ बताने जैसा है क्या? शायद नहीं, 7 कलर्स होते हैं। तुमसे पूछ लेगा कौन कौन से, अरे वो सबको ट्रिक याद है ना, विबग्योर यही था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये विबग्योर है। 4 3 7 हमारे होते हैं, 7 कलर होते हैं सर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है? अपसारित बोले तो थोड़ा हिंदी में देख लो, इंग्लिश में देख लो। विच मिरर डाइवर्जेस द पैरेलल बीम, डाइवर्जेस मतलब कोई किरण जा रही है उसको फैला दे रहा है, तो कौन सा होगा ऐसा, वो बताना आपको। यहाँ पर भी 2 चीज़ें बताऊँगा, नोट डाउन करिएगा, कोई भी एग्ज़ाम में आ सकता है आपके। देखो, जो हमारी कॉन्वेक्स मिरर होती है, कॉन्वेक्स मिरर होती है, उत्तल दर्पण होता है आपका, वो क्या है, ये डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, यही अपसारित करता है। बात समझ में आ रही है क्या? और जो मेरा कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव बोले तो अवतल, कॉनकेव बोले तो अवतल, ये क्या होता है, इन्वर्स करता है रेज को, एक में मतलब उसको ग्रहण करता है, छोटे में आते हैं। फैली हुई लाइट किसी एक पॉइंट पर मिल जाते हों। ठीक है, ये मेरा कॉनकेव करता है, और जो लाइट को फैला दे वो मेरा कॉन्वेक्स करता है। और अपसारित करने की बात थी, डाइवर्ज करने की बात थी, तो बता दो तुम कौन सा हो जाएगा? तो बोलोगे सर उत्तल हो जाएगा, और उत्तल को हम कॉन्वेक्स मिरर बोल देते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है वह रंग है, कौन सा रंग है, ये हमको बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखो, श्वेत रंग जो है, वाइट लाइट जो है, वो 7 कलर में टूटी, हमारी विबग्योर में टूट गई सर, विबग्योर में टूटी हुई थी। इधर वायलेट है, इधर रेड है, यही दोनों पे कन्फ्यूजन होता है। यहाँ से भी बार बार से छपे हैं एग्जाम में क्वेश्चन, हमेशा आते रहते हैं। तो आपको 2 चीज़ें बताऊंगा, 2 मंत्र बताऊंगा, उसको याद रखना, पेपर में आएगा, गलत नहीं होगा आपका। अब देखो, वायलेट जो है मेरा, जिसको हम बैंगनी कलर बोलते हैं, ये क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन हार्ड वेवलेंथ सबसे कम होती है। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति सबसे ज़्यादा, ध्यान से सुनिएगा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, वेवलेंथ सबसे कम। उल्टा आ जाओ इस कंडीशन में, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी सबसे कम। दोनों पॉइंट को समझे आप, इतना समझ गए तो इसी से क्वेश्चन आता है, अगर वाइट लाइट से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो वायलेट है मेरा, इसके लिए फ्रीक्वेंसी सबसे हाई और वेवलेंथ कम। रेड के लिए फ्रीक्वेंसी कम और वेवलेंथ ज़्यादा, ये चीज़ होती है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहे निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए प्रतिबिंब बनता है। फॉर अ पर्सन विद नियर साइटेडनेस द इमेज इज फॉर्म्ड। निकट दृष्टि दोष के लिए इमेज कहाँ बनता है? तो सर वो रेटिना के पहले बनता है, नाम ही इसी से क्लियर है। मान लिया रेटिना है तो इमेज कुछ इधर बन जाएगा, पहले ही बन जाता है। जब निकट बनता हो, पहले बन रहा है, तो उसको हम निकट दृष्टि दोष बोल देते हैं। और अगर यही इमेज मेरी दूर बन गई, पीछे बन गई, तो हम इसको दूर दृष्टि दोष बोल देते हैं। अब निकट दृष्टि दोष जो होती है ना, इसमें निकट की चीज़ें दिखती है, दूर की चीज़ें नहीं दिखती। ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष निकट की चीज़ें दिखेंगी, दूर की नहीं दिखेंगी। दूर दृष्टि दोष दूर की दिखती है, नज़दीक की नहीं दिखती है। ठीक है, रेटिना वाली कंडीशन भी याद रखना, और जो मैंने बताया क्या दिखती क्या नहीं दिखती, वो कंडीशन भी ध्यान रखिएगा। नंबर 28, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वो हमसे जानना चाह रहे हैं। पहले तो अगर तुमको ये पता हो ना कि तुम्हारी आँख में कौन सा लेंस है, फिर प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो तुम्हारी आँख में उत्तल लेंस है, समझ में आ रही बात, उत्तल लेंस होता है। अब उत्तल लेंस क्या होता है, ये इमेज को डाइवर्ज कर देता है। और जो उत्तल लेंस में हमारा इमेज बनता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है, परंतु सीधा दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक आंसर है। अभी ऊपर मैंने इसको क्लियर किया है। कह रहे हैं इंद्रधनुष किसके चलते बनता है? इसमें 3-4 चीज़ें होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सब कुछ इसमें होता है। लेकिन
जहाँ इंद्रधनुष की बात आ जाए तो ये सब तो बाद की बात है, पहले ये देख लेना। स्कैटरिंग तो होगा ही होगा, स्कैटरिंग तो होगा ही होगा, लेकिन अगर बात करो तो ये कलर डिस्टॉर्शन भी होता है, मतलब वर्ड विक्षेपण, ये अपने कलर्स में टूट जा रही है। ठीक है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वो अपने कलर्स में टूट रही, ये वर्ड विक्षेपण का उदाहरण है। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने ऑप्शन दिख रहे हैं सब में कौन कहाँ पे होता है इसको आप खुद से देख लेंगे। स्कैटरिंग का एग्जाम्पल याद करेंगे, डिफ्रैक्शन का, कलर डिस्टॉर्शन का और रिफ्रैक्शन का। नहीं याद करना कोई बात नहीं, प्रैक्टिस सेट जो मैंने 4-5 सेट करवाया ना, एक्सप्लेन किया, उसमें अच्छे से देख लेना आप लोग। आगे बढ़ता हूँ। कह रहे हैं एन टाइप का अर्धचालक है एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, कैसा होता है वो बता दो। देखो दोस्तों, इसमें आयोग ने गलती की है, क्या गलती हुई हमें नहीं पता। ठीक है, जो उन्होंने राइट आंसर माना हुआ है वो बोले धनावेशित है, पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन जो गूगल बोलता है, हमारा जो गूगल कह रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो गूगल कह रहा है वो क्या बोलता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स ये न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि इसमें ना सेम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं। लेकिन दोस्तों, जो आंसर टिक मार्क किया गया सही वो आपका धनावेशित है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज, और पी टाइप जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, सभी को पता होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रदान करता है, क्या करता है वो बता दो। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल प्रोवाइड्स, चलिए क्या होता है, इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। अभी जस्ट आप लोग पढ़ के आए होंगे, दिया होगा बोर्ड का एग्ज़ाम तो वहाँ से पढ़ के आए होंगे। इससे हम विद्युत वाहक बल की दिशा पता करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत पंखा 220 वोल्ट, ठीक है, और 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा लेता है। आई है, ये वोल्ट हो गया, ये वी हो गया, वी और आई। कह रहे एक विद्युत पंखा 220 वोल्ट पर 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा लेता, पंखे की शक्ति क्या होगी। एन इलेक्ट्रिक फैन ड्रॉज एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर एट 220 वोल्ट्स, द पावर ऑफ द फैन इज। पावर हमसे पूछा जा रहा है, तो तुमको कोई रिलेशन पता है क्या पावर और ये पोटेंशियल और किसमें, करंट में। सर हमको एक इक्वेशन पता है, P = VI। सर हमको ये पता था, चलो तुमको रिलेशन पता है तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 220 V की वैल्यू है 220, I की वैल्यू मैंने बोला 1.5 है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लेना, 330 वाट आ जाएगा। बात समझ में आई क्या, 330 वाट आंसर आ जाएगा। विद्युत बल्ब का तंतु होता है टंगस्टन का होता है, कुछ नहीं बताने जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की ऊर्जा इससे आती है। अब देखो इसमें 2-3 चीज़ें हैं वो आपको समझना ज़रूरी है। सूर्य की ऊर्जा जो होती है ये कैसे प्राप्त होती है। पहली चीज़ तो नाभिकीय संलयन होता है, हिंदी वाले ध्यान से सुनेंगे, नाभिकीय संलयन होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, इससे एनर्जी प्राप्त होती है। लेकिन जो प्रक्रिया प्रोसीजर्स उसके बीच में चल रहे होते हैं, संलयन मतलब क्या होता है, फ्यूजन मतलब क्या होता है, जब छोटे छोटे नाभिक मिल करके ना बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसको संलयन बोल देते हैं। और जब बड़े नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में न्यूक्लियस में टूट जाते हैं तो उसको हम विखंडन कह देते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कह देते हैं। लेकिन इस कंडीशन में न्यूक्लियर फ्यूजन कहेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा कि छोटे नाभिक मिलकर के बड़े नाभिक का न्यूक्लियस का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन ऊर्जा किससे आती है, तो हीलियम के हाइड्रोजन में बदलने से। एक मिनट उल्टा बोल दिया, हाइड्रोजन जो होता है वो जब हीलियम में बदलता है तो हमको सूर्य की ऊर्जा इसी प्रोसीजर द्वारा आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35। सूर्य का अपना एक अक्ष है जिस पर लगभग वह इस काल से घूर्णन करता है। चले जाएंगे बहुत लोग 365 के साथ, हो जाएगा गलत। कहने को साइंस आती है बीएससी नर्सिंग में, वो साइंस होता ही नहीं, वो जनरल साइंस होते हैं दोस्तों। ठीक है, वो जनरल साइंस होते हैं, वो साइंस के क्वेश्चन ही नहीं, बहुत बेसिक लेवल का पेपर आएगा। जो करा रहा हो आपको ना ऐसे ही हूबहू प्रश्न आएंगे, ध्यान दीजिएगा। 4 से 5 क्वेश्चन फिजिक्स में टफ आते हैं, बाकी 25 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो सभी स्टूडेंट्स कर लेंगे। 25 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो सभी स्टूडेंट्स करेंगे। साथ में
जो उसके बाद 5 से 7 क्वेश्चन और करेगा जो मॉडरेट टाइप का है, तो उसका स्कोर कितना हो जाएगा, 25 + 5 ही मैंने यहाँ लिया, 30 हो गया। और जो 4 से 5 इसमें टफ़ है, उसमें अगर वो 1 से 2 क्वेश्चन कर दिया, मतलब 31 32, उसका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। केमिस्ट्री में भी ऐसे करना होगा, फिजिक्स में भी मैं बोल रहा हूँ ना, 25 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक होंगे, सभी लोग वहाँ स्कोर करेंगे, ठीक है। फिलहाल में क्वेश्चन देखो, द सन हैज़ इट्स ओन एक्सिस ऑन विच इट रोटेट्स अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो 365 देख रहे हो, ये क्या है, ये परिक्रमण काल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब परिक्रमण काल क्या होता है वो मैं बता दूं। पृथ्वी जो है ना, ये सूर्य की परिक्रमा करता है, और जितने टाइम में एक चक्कर पूरा करता है उसको परिक्रमण काल बोलते हैं। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है, कितने दिन में लगाती है सर, 365 दिन में। वो ये तो परिक्रमण काल हो गया, लेकिन यहाँ पूछ हमसे क्या रहा है, सूर्य अपनी अक्ष पर कितने दिन घूमता है। तो देखो, जो गूगल ने माना है, जो आयोग ने माना है, सॉरी, जो आयोग ने माना है वो 26 डेज माना है, लेकिन जो हमारी NCERT मानती है, गूगल मानता है हमारा, वो 27 डेज मानता है। और 27 ऑप्शन में नहीं है, तो हम 26 के साथ चले जाएंगे, ठीक हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरा, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बता दो कौन सा होता है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है वो बता दो हमसे। तो सर वो बुध होता है। बुध को क्या बोलते हैं, जुपिटर बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले ध्यान देंगे, आपका नीचे लिखा हुआ है, मैं यहीं पर एक्सप्लेन करता हूँ। जुपिटर जो होता है ये स्मॉलेस्ट होता है सबसे। अगर तुम कोई एक मिनट सॉरी स्मॉलेस्ट जो है दोस्तों वो बुध होगा, और बुध की हिंदी इंग्लिश होती है मरकरी। मैंने गलत बोल दिया, बोलता हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में पढ़ाने में दोस्तों प्रॉब्लम होती है, आई एम वेरी सॉरी। चलिए, बुध जो है उसको मरकरी बोलते हैं, सबसे छोटा होता है। अगर मैं बड़ा की बात कर लूँ, लार्जेस्ट की बात कर लूँ, तो लार्जेस्ट में क्या होता है वो बताएगा। लार्जेस्ट जो होता है बृहस्पति होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जुपिटर बोल देते हैं। जुपिटर हमारा सबसे बड़ा है। लेकिन हमेशा ये थोड़ी ना पूछा जाएगा आपसे एग्ज़ाम में, जो मैं पढ़ा दूंगा तुमसे पूछ लेगा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है वो बता दो, तब क्या बोलोगे सर शुक्र है जो सबसे चमकीला है, इसको क्या बोल देते हैं सर, वीनस। जब तुमसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं, तो बोल देना सर उसको हम शनि कहते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें पॉइंट्स याद रखेगा, कुछ भी आ सकता है एग्ज़ाम में। कह रहे जूल प्रति कूलाम निम्न में से है, क्या है वो बता दो। तो देखो, जूल प्रति कूलाम ये खुद बता रहे, तो तुम सोचो, जूल जो होता है उसको हम W से डिनोट करते हैं, चलो W लिख दिया। और कूलाम कह रहे, कूलाम हम क्यों जानते हैं, तो सर ये क्या होता है मेरा, ये तो V होता है मेरा, V बराबर W/Q। अगर बोलूँ तो जूल प्रति कूलाम हो जाएगा, या इसी को तो हम क्या बोल देते हैं, वोल्ट भी तो बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, वोल्ट हो जाएगा, B ऑप्शन ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते 38 नंबर, घरों में प्रयुक्त होने वाली धारा कैसी होती है वो बता दो। कह रहे हैं द करेंट यूज्ड इन होम्स इज, घरों में कैसी धारा होती है वो बता दो। तो दिया हुआ दिष्ट धारा, हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे डायरेक्ट करंट, इंग्लिश में इजी होगा दोस्तों। डायरेक्ट करंट मतलब जो एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो उसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। प्रत्यावर्तित धारा, अल्टरनेटिंग करंट, जो समय समय पर अपनी दिशा बदलते रहती हो उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कह देते हैं। लेकिन जो हमारे घरों में यूज होती है दोस्तों वो प्रत्यावर्ती धारा, बोले तो अल्टरनेटिंग करंट होती है, ये समय समय पर अपनी धारा की दिशा बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र द्वारा, केवल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के द्वारा ये होता है। सी ऑप्शन मेरा ठीक आंसर है, पहले इस क्वेश्चन का मैं डिस्कस कर चुका हूँ। दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। अभी क्लास ख़त्म होने के बाद आप बताएंगे आपको ये सेशन कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, और आपको अगर ये PDF चाहिए होगा ना, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री में आपको ये PDF मिल जाएगा, कोई चार्ज इसके लिए नहीं है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। दूसरी चीज़, आप अगर जल्दी में तैयारी करना चाहते हो BSc नर्सिंग की,
अभी तक आपने तैयारी नहीं शुरू की तो दोस्तों टाइम नहीं बचा, अभी से स्टार्ट कर दो और रोज़ 8 से 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, 8 से 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट आपका हो जाएगा तो फीस जो होगी ना वो 40 से 45 हज़ार रुपये में हो जाएगी 1 ईयर की। वैसे आप करने जाओगे तो कहीं पे 80,000 फीस है, कहीं पर 1,20,000 है, कहीं पर 1.5 लाख फीस है, तो इससे बच जाएंगे। तो थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, नोट्स तो मैंने बता दिया, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन अगर आपको नोट्स परचेज करना है जिसमें कि मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज MCQs हैं, और इसके साथ में थ्योरी वाला सेक्शन भी अच्छे से कंप्लीट किया गया है। तो इसको आप परचेज करेंगे, एक छोटा सा अमाउंट रखा है 199 का, इसको पे करना होगा आपको। उसके बाद नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सर कैसे परचेज करेंगे थोड़ा सा बता दो। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9517193475। इस पर सिंपल में SMS कर देना UPBSC नर्सिंग नोट्स, स्कैनर जाएगा आपके पास, 199 का पेमेंट कर देना, फिर आपको नोट्स तुरंत में दे दिया जाएगा और आप इसको पढ़ेंगे, हफ्ते 10 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अननेसेसरी चीज़ें नोट्स में नहीं है, जो बार बार से पूछे जाते हैं वही चीज़ें हैं दोस्तों। तो परचेज ज़रूर से कर ले इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। ठीक है, चलिए जो लास्ट क्वेश्चन आज का दिख रहा है उसका रिप्लाई करिए, फिर क्लास को हम करते ख़त्म। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य की आँख के लिए निकटतम बिंदु क्या होता है वो आपको बताना है। तो जो स्वस्थ आँख होती है ना उसके लिए 25 सेंटीमीटर होती है। अब निकट दृष्टि दोष है मतलब क्या, निकट की चीज़ें दिख रही है, दूर की चीज़ें तुमको दिख नहीं रही। तो इसके लिए जो इमेज बनता है, नाम से देखिएगा निकट दृष्टि दोष, तो ये हो जाएगा ना 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी पर जो होगी वो हमारी निकटतम बिंदु हो जाती है। मतलब लेस देन 25 सेंटीमीटर मेरा फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो एक छोटा सा लाइक करिएगा। आपको ये क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।